भारत के अंदर जैसे ही खबर आई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था जो यूएस ईरान वॉर का सीज फायर हो रहा है, तो कुछ एक इकोसिस्टम में पटाखे बजने शुरू हो गए। उनको जो धुरंधर का सदमा लगा हुआ था, वो धुरंधर का एग्जाम्पल दे के कहना शुरू हो गए कि भैया भारत तो सिर्फ धुरंधर जैसी मूवी बना सकता है, एक सीक्वल बना ले जहां पे चाय वाला स्टॉप करता है वॉर को, हमजा आसिम मुनीर फील्ड मार्शल शहबाज को नेगोशिएशन करवाता है, एक राना अयूब है गुजरात से जिसका पुराना संबंध है जो धुरंधर का एग्जाम्पल देती हैं। इसके बाद रवीश कुमार का एक बहुत वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसके साथ ही और ही जो ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, अलग अलग लोग कुछ खुशी मना रहे हैं क्या पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी, कुछ इसको बहाना ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल उठाने का, और कुछ इसके अंदर ये ले रहे हैं जैसे पाकिस्तान एक वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। पर हकीकत में हुआ क्या है, रीजंस क्या हैं, रियलिटी क्या है, और ये इकोसिस्टम कितनी बारी एक्सपोज हो चुका है वो आपको पता है। पर ये जो सारा पूरा नैरेटिव हो रहा है उसको डिकोड करने के लिए, समझने के लिए, और मैं बहुत सारी स्क्रीनशॉट्स डालूंगा इस इकोसिस्टम की, ये पूरी बातें समझाएंगे आपको। गुजरात से ही सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सर पहले तो पहला कमेंट आपका कि ये इकोसिस्टम जो भारत में खुशी मना रहा है और शहबाज शरीफ के ट्वीट्स की बात कर रहा है, तो पहली टिप्पणी करके फिर मैं एक एक करके पूरा इनको एक्सपोज करते हैं। शहबाज शरीफ के ट्वीट से शुरू करते हैं क्योंकि वो जानना लोगों को बहुत जरूरी है। यहाँ का एक इकोसिस्टम है जो आपने बताया, जो सालों से मेल्टडाउन के मोड में चल रहा है, तो अभी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसी एक क्षण जब आ जाती है ना, तब कोई मरता मरता बचता है तो भी वो उनको वो विक्ट्री समझते हैं। देखिए ये बात हो रही है क्योंकि शहबाज शरीफ का जो ट्वीट है ना, वो देखो आप, ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप टू सीज द हॉस्टिलिटीज की बात कर रही है, 2 वीक के लिए कम से कम बंद कर दो। और फिर कहते हैं उसके अवेज में, आई रिक्वेस्ट माई ब्रदर्स फ्रॉम तेहरान टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। देखिए यहां पर कुछ बातें कही गई है। क्या शहबाज शरीफ ने लिखा हुआ ये ट्वीट? मेरा पहला सवाल तो ये भाषा ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है भैया, ये भाषा अमेरिकी है। यूज किया गया है अर्नेस्टली, मतलब ट्रंप के कोई सेक्रेटरी ने इसे लिख के शहबाज शरीफ के हैंडल पे चिपका दिया, जैसे वो 20 शिप वाले ही बात चिपकाई थी। वो ट्वीट याद है शहबाज शरीफ का? ऐसे ही ये चीज को चिपकाया गया है। तो यहां पर अमेरिका ने सीज फायर की बात की है, अवेज किसका? आपको स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलना पड़ेगा, और यह बात को ईरान ने स्वीकार किया। तो गेम क्या हुआ पर्दे के पीछे? हकीकत में जो गेम हुआ वो गेम को हमें समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। मगर शहबाज शरीफ को कहना कि शहबाज शरीफ ने मध्यस्थी कर दी वाली बात यह हो गई कि आपने अपने पेट को कोई फंक्शन में आपके बाजू की चेयर में बिठा दिया, तो मतलब वो पेट भी चीफ गेस्ट बन गया, वो कुत्ता भी चीफ गेस्ट बन गया। माफ कीजिएगा मेरी भाषा को, मगर दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है। और ये चीजें बहुत स्पष्ट रूप से देखिए, पिछले 2 दिनों में ये समझने के लिए ये संदर्भ भी जान लीजिए। आज से 24 घंटे पहले जब सीज फायर हुआ, उससे 24 घंटे पहले स्टीव विटकॉफ ने क्या कहा था कि ईरान ने जो 10 मुद्दे का प्रोग्राम दिया हुआ है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। दूसरी बात, ईरान ने क्या कहा था? वी डू नॉट एग्री टू एनी टर्म्स गिवन बाय यूएसए। उसके ऊपर हॉस्टिलिटीज में सेसेशन, मतलब युद्ध की जो प्रक्रिया पूरे मिडिल ईस्ट में चल रही है उसमें कुछ कमी आई, उल्टी की बढ़ गई। अभी ऐसी स्थिति में अचानक से सीज फायर का उल्लंघन और सीज फायर बंद करना, उसका उल्लंघन 4 घंटे में हो गया।
सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, दूसरी तरफ 4 घंटे में, चलो समझते हैं कि ये तो अभी होगा, मगर क्या ये सीज फायर टिकेगा? शहबाज के वो जो लिखे गए ट्वीट है ना, वो शहबाज में इतनी बुद्धि नहीं है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर पीसफुल सॉल्यूशन की बात कर रहा है वो। ड्राफ्ट, ये दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, ये जो पहला था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स, ये जो हेडलाइन के साथ इस मूर्ख ने और इसकी मूर्ख टीम ने डाल दिया, भाई कोई अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के नहीं बोलता पाकिस्तान पीएम, मगर वो उसने डाला ही नहीं है। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कोई सेक्रेटरी ने डाला हुआ मैसेज है, इसी पर से फलित हो जाता है। ये एक्चुअली उन्होंने भेजा होगा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उन्होंने कुछ भी सोचे समझे बगैर ऐसे ही चिपका दिया, और ये आपको दिखता है। लोगों को ये बात से समझ में आना चाहिए कि ये ड्राफ्ट बनाया हुआ है अमेरिकी व्हाइट हाउस के अंदर किसी ने, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने। पाकिस्तानी पीएम को क्या मैसेज देना है उसकी हिदायत दी गई है, और ये हिदायत को ऐसे ही पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने चिपका दिया शहबाज शरीफ के नाम से। तो ये तो उनकी डिप्लोमेसी है, और फिर उसमें लिखते हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, ये वो। साथ में शहबाज शरीफ के ट्वीट में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत गंभीर बात लिखी है, पता नहीं कितने लोगों ने ये बात को समझा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज विल बी गवर्न विथ ईरानियन आर्मी। देखिए, ईरानियन आर्मी का जिक्र किया है, आईआरजीसी का नहीं। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है वहां पर। मगर उससे भी ज्यादा ये जो ट्वीट है, क्या आप समझते हैं कि एक तरफ अमेरिकी सेना के युद्धपोत, दूसरी तरफ ईरानियन आईआरजीसी या ईरानियन आर्मी, दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को संभालेंगे? क्या यह मुमकिन है? ये कितना वक्त टिकेगा? और कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा जहाज जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा? कि दैट विल बी अ फ्री मूवमेंट। ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की बात की गई है 2 हफ्ते के लिए, उसकी वजह आप न सोचो वैसी कुछ अलग ही है। मेरी जो समझ में आता है, ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज 2 हफ्ते के लिए ये जो बनाई ना, उसकी वजह ये थी कि एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी इस मिडिल ईस्ट के वॉर में से एक तरफ एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए थी, जो मिल नहीं रही थी उनको। दूसरी तरफ चाइना का, अभी सुनिएगा, ये जो मध्यस्थी की बात हुई है ना, वो मध्यस्थी की बात हकीकत में पिछले दरवाजे से किसने की है? रशिया ने नहीं, पाकिस्तान तो कतई नहीं, पाकिस्तान को तो सुनाएंगे भी नहीं, बिठाएंगे भी नहीं, वो चाइना ने की है। याद करें, अगले महीने में ट्रंप का चीन का दौरा है। ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज वो विंडो है जिसमें ट्रंप और चाइना अपने मुद्दे सुलझाएंगे। ईरान और ईरान का लिंक जो चाइना से लोग समझते हैं ना, वैसा लिंक नहीं है। ये लिंक कुछ काफी गहरा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान अपने सैंक्शन के वक्त से अपने ऑयल का 90% हिस्सा किसको बेचता था? चाइना को। किस में बेचता था? युआन में। क्या चाइना ने कभी पैसे दिए? पैसे की अवेज में चाइना रशिया को बोलता था, क्योंकि चाइना रशिया से भी तो तेल लेता है, व्यापार करता है। चाइना को देने वाला पैसा हथियार के रूप में रशिया ने हमेशा ईरान को सप्लाई किया है। ये देखिए, बहुत बहुत सिम्बायोटिकली चल रहा था। और यहां पर अब कोई लोग माने या न माने, मगर ये 35-40 दिनों के युद्ध के अंदर ईरान की आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। कोई ऐसा नाम वाला बंदा बचा नहीं, कोई नहीं बचा।
फिलहाल जो IRGC देख रहा है अहमद वाहिदी, वो एक ही बंदा बचा है। आप याद करें, पिछले हफ्ते ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने मुज्तबा खोमेनी को मिलने के लिए टाइम मांगा था, आज तक उनको नहीं मिला। अभी वो तो किसी को भी नहीं पता मुज्तबा खोमेनी जिंदा है मरे हुए हैं, मगर उनके नाम का एक स्टैंप है जिससे IRGC दर बदर यूज करता है और हॉस्टिलिटीज को चालू रखता है। वो अपने पास चालू रखेगा। यहां पर सवाल ये उठता है कि चाइना हैज समहाउ इम्प्रेस्ड अपॉन इरानियन लीडरशिप फ्रॉम द बैक डोर, कि आप अगर पूरा का पूरा खत्म नहीं होना चाहते हो तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, गो फॉर अ सीज फायर एंड लिव फॉर अनदर डे टू फाइट। हिमांशु जी, मैं इसके थोड़े से इस पहलू पे आना चाहता हूं कि भारत के अंदर के पहलू को, क्योंकि जो आपने पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया कि किस तरह पाकिस्तान का रोल आया, पर मैं नाम लेके बोलता हूं कि इंडिया के अंदर एक राना अयूब है जिसका गुजरात में लंबा इतिहास रहा है, जिसके बारे में आपको ज्यादा पता होगा। वो पहले कहती हैं कि सीक्वल है धुरंधर को, जहाँ पे चाय वाला वॉर रोकता है हमजा के दौरान, मैनिपुलेट करता है आसिम मुनीर और शहबाज को सीज फायर में, सीधा सीधा वो अपनी तरफ से मौकरी करना चाह रही हैं। फिर उसके बाद वो सेकंड करती हैं। ईरान और ट्रंप पाकिस्तान के एफर्ट को लॉर्ड कर रहा है और वी आर हैप्पी विद विश्व गुरु ग्रैंड स्टैंडिंग इन प्रोपेगेंडा फिल्म्स। तो एक तो अभी भी पाकिस्तान के संदर्भ में इस मूवी ने ऐसा क्या घाव किया है जो अभी तक भी वो मूवी का घाव हरा ही है, भर ही नहीं रहा। भैया एक मूवी तो है, लोगों ने देख ली, खत्म हो गई, नहीं आ जाएगी, तुम अपनी बना लेना, तुम रोमांस करती बना देना पाकिस्तानी एजेंट के साथ भारतीय एजेंट का, वो भी तो बनती थी, खत्म बात, मूवी का जवाब मूवी है। पर सो कॉल्ड पॉलिटिकल जर्नलिस्ट अभी भी उसके क्या पीड़ा है। और दूसरी, कहां पाकिस्तान के लिए आपने बड़ा अच्छा शब्द कहा, वो मरते मरते बच जाए उसको ही विक्ट्री कर देते हैं। यूएई ने 3 बिलियन वापस मांगा हुआ है। तो इंडिया में ये लॉबी जो शुरू हो गई है, इसका कितना प्रभाव है, ये क्यों शुरू हो जाती है हर बारी, इतना एक्सपोज होने के बाद भी शुरू हो जाती है। थोड़ी ये जो जर्नलिस्ट है ना, इनका थोड़ा गेम, मानसिकता और इन्फ्लुएंस के बारे में कमेंट कीजिए। इनकी मानसिकता की बात करें पहले, फिर गेम पे आएंगे और फिर इनकी मानसिकता क्या होती है। इनको आदत पड़ी हुई है, ये जो जर्नलिस्ट कम एक्टिविस्ट, हमारे गुजरात में तो हमने बहुत देखा है इसे। एक जमाने में वो तीस्ता सितलवाड़ हुआ करती थी, आपको याद होगा। मेघा पाटकर भी गुजरात में आई थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। ये सब उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, उन्हीं से पैदा हुई सब नस्लें हैं। तो होता क्या था कि एक जमाने में एक इकोसिस्टम ऐसा था कि जो इकोसिस्टम से उनको पानी मिलता था, खाद मिलता था, पोषण मिलता था। क्योंकि तीस्ता सितलवाड़ के लिए हमारे ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे अदालत खोल के उनको जमानत दी है। जब ये होता रहेगा, उनका हौसला बढ़ता रहेगा। जब किसी पत्रकार के घर में बैठ के देश का मंत्रिमंडल तय होगा, तो वो पत्रकार अपने आप को सुपर पीएम नहीं समझेगा तो और क्या होगा। वही पत्रकार को आज स्मशान में जाके कोविड के वक्त पे बैठ के वीडियो बनानी पड़ी और उसके 10,000 व्यूज नहीं आए, वो बात अलग है। तो ये इनकी एक मानसिकता हो गई थी कि ये ऐसा समझते थे कि हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं। और ये एक लेफ्टिस्ट लिबरांडो इस्लामिक थियरी जो हमारे देश में सालों से चली है, वो बॉलीवुड के अंदर इसके की ऐसी छाई हुई थी कि मेरा तो सीधा सवाल है, दीवार जैसी सुपरहिट फिल्म में 786 नंबर का बिल्ला ही क्यों, उस पे ओम क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि वो लेखक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है।
माफ कीजिएगा, जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप बहुत अच्छे शायर हो सकते हो, उसके लिए आपको सलाम, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप देश की गरिमा को लांछन लगाने के लिए कोई एक छोटा सा मौका भी न छोड़े। आपने जैसे कहा ना, भारतीय स्पाई और पाकिस्तानी स्पाई का, ऐसा हकीकत में होता नहीं है। और जैसे आपने सवाल पूछा था कि ये धुरंधर से इतने क्यों, ये मेल्टडाउन क्यों है, क्योंकि उनको लगता है ये हकीकत है। देखिए फर्क वहां है ना, फिल्म है, आपने तो बोला कि ये फिल्म है, मैं तो आपको कहूंगा उसे फिल्म मत कहिए। ये आज के भारत की एक जीती जागती तस्वीर है, इसको हमें इस तरह देखना पड़ेगा, और इसीलिए इस प्रकार के मेल्टडाउन आते हैं। और उनके लिए बच जाना ये विक्ट्री है कि अभी देखिए, हाँ, ये अभिषेक शर्मा जी का ये बोलता है गवर्नमेंट की entire government laser eyes is meant only for memes and to befool andhbhakts, since he is the most learned English speaking minister of government, though biggest disaster as a foreign minister. हाँ, वो जयशंकर जी के ऊपर तंज कस रहा है। सर देखिए क्या होता है ना, जब आपको आपकी टक्कर का कोई मिलता है, नहले पे दहला जब मिलता है ना, क्योंकि आज तक तो वो नहला वही समझता आया कि मैं ही मैं हूं, और जब कोई दहला मिलता है, जब आपके घर में जिसमें एक समय पे मिनिस्ट्री बना करती थी, वो घर में आपको बैठने का मौका नहीं दिया जाता, जब आपको आर्मी वाले स्पेशल चॉपर अलॉट करते थे कवरेज करने के लिए, क्योंकि आपको अमन की आशा फैलानी थी, और आज आपको आर्मी खड़ी नहीं रहने देती। तो ऐसी तकलीफें होती हैं, क्योंकि ऊपर से ऐसा कहा जाता है ना, मैं आपको दर्शकों को सीधी भाषा में समझा दूं, 2014 उनके लिए एक एबरेशन था, 2019 एक चूक कर दी, 24 तो कभी आना नहीं था, मगर जय जगन्नाथ ने बचा लिया, तो हो गए 15 साल। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, विश्व गुरु की बात ही तो करेंगे ना। कौन बोलता है हम विश्व गुरु है, वही बोलते हैं और वही उसका खंडन करते हैं। हम तो जो हैं वो सामने हैं सर। हमारे प्रधानमंत्री को एक राष्ट्र का प्रेसिडेंट सादर प्रणाम करता है पांव में गिर के। ऐसा दृश्य कभी आपने यूपीए के कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ में देखा है? यही ट्रंप जो भारत को अस्थिर करने की उसका प्रशासन सतत कोशिश करता रहता है, वही ट्रंप ने एक वक्त में भारत के अंदर, अरे यूएस के अंदर मोदी मैनिया भी ऑर्गेनाइज किया था। आज भी वो बोलता है मोदी इज अ हार्ड निगोशिएटर। तो आप जो मानसिकता पूछ रहे हैं ना, ये पत्रकारों की, लेफ्टिस्ट लिबरांडो पत्रकारों की ये जो मानसिकता है वो आज खुली होने लगी। मुझे आप बताइए सर, ये लेफ्टिस्ट लिबरांडो पत्रकारों की वजह से एक जमाने में कांग्रेस जैसी पार्टी या हमारे विपक्ष 30 से 35% वोट सामान्य जनमानस में से लेके आते थे। वो फोन करते थे सरकार में और उनका काम हो जाता था। आज वो फोन करते हैं, फोन भी किसको करते हैं वो उसको समझ में नहीं आता। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है इश्करत जी? पहले के जमाने में अगर समझ लो कैबिनेट में कोई निर्णय लिया गया, मनमोहन कैबिनेट में, और एनएसए ने पास कर दिया सोनिया गांधी जी,
तो उनको पहले पता चल जाता था, वो पत्रकारों को, ये जो ट्वीट लिखने वाले हैं ना, उनको और उनके आकाओं को। अब उनको भनक भी नहीं लगती कि भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया। ये तकलीफ है। तो मानसिकता धीरे धीरे, और 10 साल में हुआ कुछ ऐसा है। हिमांशु जी, एक और बात आप देखिए, इन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ था कि हम ही इंटेलेक्चुअल हैं। अब मैं रवीश कुमार इस इकोसिस्टम के टॉप पे बैठा था कि हिंदी भाषी, मैं इंटेलेक्चुअल हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अब ईरान इजराइल वॉर पे कोई भी पक्ष हो सकता है, ईरान जीती, इजराइल के एम्स हुए, यूएस जीती, ईरान जीती तो क्यों जीती, यूएस का था। पर इनका जो भी वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या रीजन दे रहे हैं? युद्ध का व्याकरण। ईरान में बड़ी ई होती है, ईरान में बहुत बड़ी ई होती है, इजराइल में छोटी ई होती है। क्या क्या ये वॉर को बड़ी ई की मात्रा है या छोटी ई है आपकी स्पेलिंग्स के अंदर, उससे आप और इसके अंदर आ रहे हैं जो इनका व्यूअर है या इकोसिस्टम है कि ओहो क्या बढ़िया पॉइंट निकाल दिया है। क्या जंगें ऐसे होती हैं कि ई की मात्रा बड़ी है या छोटी है? और ये कोई मीम पेज करे, कोई यंगस्टर करे, चलता है। आप सो कॉल्ड बड़े इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, देश की आवाज हैं, जिसके पीछे अडानी पड़ा हुआ था, अडानी को पूरा चैनल खरीदना पड़ गया था, कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें थी, और आप व्याख्या ये कर रहे हैं कि बड़ी ई है या छोटी ई है, उससे डिसाइड हो रहा है। क्या ही आज आप मुझे ये बताइए, रवीश कुमार का व्याख्यान सुन के कितने लोग वोट देने जाते हैं? तकलीफ वहां होती है। देखिए, सबसे बड़ी जो तकलीफ है ना, वो ये तकलीफ है कि एक जमाना था जब राहुल गांधी इनको, अभी 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 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, दिल्ली में उनको कहते थे सर आप ही सब पूछ लेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसा राहुल गांधी एक बहुत बड़े पत्रकार को बताया था। नाम नहीं लूंगा मैं यहां पर, मगर ऐसा कुछ बताया था। तो ये एक इकोसिस्टम है। वही पत्रकार को भारतीयों ने अमेरिका के अंदर चौक पे दौड़ाया था, बॉक्सिंग करवा दी थी, दौड़ाया था, दौड़ा दौड़ा के मारा था। वो कुत्ते को मारते ना, गली के कुत्ते को कैसे मारते। और यही सब है जो पाकिस्तानी इकोसिस्टम में पूरे जुड़े हुए हैं। ये मणिशंकर अय्यर जैसा राजनेता, पॉलिटिशियंस इतनी हिमाकत कैसे करता है पाकिस्तान में जाके बैठने की, और बैठ के वो कहने की कि मोदी से भारत को बचाने के लिए आप हमारी सहायता करें। मणिशंकर अय्यर बोल चुके हैं पाकिस्तान में जाके, कश्मीरी आतंकवादियों के साथ में एक ही मंच पे बैठ के हमारे यहां के काफी राजनेता पाकिस्तान में गुल खुला चुके हैं। देखिए, मगर क्या फर्क क्या है, उस वक्त उनको कोई कहने वाला नहीं था। उनको अमन का मसीहा कहा जाता था। और आज अगर ऐसी कोई हिमाकत करने की चेष्टा पवन खेरा जैसा करता है तो हेमंत बिश्व शर्मा एफआईआर करके उनके पीछे असम पुलिस दौड़ा देता है। फर्क वहां आया है, वहीं से मेल्टडाउन शुरू होता है। आज ये सब जो दिखने को मिलता है ना कि एक मूवमेंट आ गया, हर्ष मैं बच गया, तो वो बच गया की जगह ये कहना शुरू कर देंगे हम तो जीत गए, पाकिस्तान जैसी बात। और वाकई में इस युद्ध विराम से, 15 दिन के युद्ध विराम से पाकिस्तान मरता मरता बचा है। वो कैसे? अगर समझ लो ट्रंप ने पाकिस्तान के थ्रू ईरान के अंदर आक्रमण किया होता, हॉस्टिलिटीज की होती, ये सीज फायर नहीं होता, तो पाकिस्तान का क्या हश्र होता? क्या पाकिस्तानी सेना सऊदी अरेबिया के साथ में सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए ईरान के सामने जंग लड़ती? अभी सऊदी अरेबिया ने 5 बिलियन कमिट किए हैं पाकिस्तान को देने के लिए। ये क्यों किए? क्या आप हमें बचाओगे?
तो ये युद्ध विराम हुआ, उससे तो पाकिस्तान की जान बची है। तो जान बचने को अगर आप जीत समझते हो, वेल ठीक है, फिर तो फिर हम हमारे मारेंगे ना। देश में हमारे हमारे देश में हिमांशु जी 99 सीट्स आना जीत होती है, 240 आना हार होती है, तो फिर ये इकोसिस्टम में तो क्या ही बहस करें। तो ये इकोसिस्टम तो देखिए, 99 ये तो इकोसिस्टम तो वक्त होता है, लगता है सर खत्म होगी अभी तो मैं अगले 2-4। मैं हिमांशु जी लास्ट कमेंट आप पे जाता हूं, क्योंकि अब जैसे वेस्ट एशिया पे और जयशंकर जी यूएई जा रहे हैं, आज ही मेरे ख्याल से उसमें कमेंट आए लोगों के, इंफॉर्मेशन भी आई। तो अब आप वेस्ट एशिया में, क्योंकि यूएस की प्रेजेंस तो यहाँ पे कम होती दिख रही है, तो वेस्ट एशिया में इंडिया के संदर्भ में क्या आप दो फाड़ देख रहे हैं? कुछ उस तरफ जो यूएस के साथ होंगे, कुछ उस तरफ जो अब इंडिया के साथ होंगे, कुछ जो चाइना रशिया के साथ होंगे। जो पहला पूरा वेस्ट एशिया था जो एकदम यूएस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया था, और क्यों जयशंकर जी यूएई जा रहे हैं, यूएई के प्रेसिडेंट भारत भी आए थे, तो अगर यूएई के कॉन्टेक्स्ट में बोले, क्योंकि अपने में वो इंपॉर्टेंट देश है, तो अब इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी देख रहे हैं आप इस हालात में? अगर हम मान ले सीज फायर, हो सकता है परसों हम बात कर रहे हो कोई सीज फायर ना हो, बट कम से कम वेस्ट एशिया के साथ तो भारत का आपको क्या दिख रहा है कि क्यों जयशंकर जी इस समय यूएई जा रहे हैं? देखिए चलिए, मैं इसको एक फैक्चुअल एग्जांपल से समझाता हूं। वेस्ट एशिया के देशों में से एक छोटा सा देश है बहरीन। बहरीन ने अभी अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो बहरीन मेंबर है, वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक प्रस्ताव दिया। वो प्रस्ताव क्या दिया बहरीन ने, कि हमने तो ईरान पे आक्रमण नहीं किया, मगर ईरान ने हम पे कर दिया, तो हम सबको मिलके ईरान के ऊपर प्रत्याक्रमण करना चाहिए। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 रोटेशनल मेंबर्स होते हैं। 11 ने उसके फेवर में दिया, मगर 4 देश, जिसमें चाइना रशिया वीटो पावर वाले, और दूसरे 2 देश कोलंबिया और पाकिस्तान। चाइना और रशिया ने तो सीधा मना कर दिया कि आक्रमण नहीं करोगे आप सामने से, मगर कोलंबिया और पाकिस्तान ने एब्सटेन किया। एब्सटेन करने का मतलब यह होता है कि आप इस फट्टे में पांव नहीं डालोगे। तो इसका मतलब तो यह सीधा हो जाता है ना। देखिए यह क्या दर्शाता है, इज ए नॉन रेगुलर मेंबर, कोलंबिया भी पाकिस्तान भी, वो एब्सटेन कर जाते हैं। चाइना और रशिया अपना वीटो यूज करते हैं, कहते हैं हॉस्टिलिटीज नहीं करोगे वेस्ट एशिया वाले, और वो मान जाते हैं। ये सीज फायर के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह है, यहां से चाइना का ये शुरू हुआ, और यहां से बैकडोर में एक बात शुरू हुई है, जहां पर अमेरिका को कहा गया है कि आप निगोशिएट करो, मैं ईरानी रिजीम को बोलता हूं, भले ईरान अपना 10 पॉइंट एजेंडा दे कि मैं यूरेनियम एनरिच करूंगा और मुझ पे ये सब बातें हैं कहने के लिए, लिप सर्विस है। वैसे ही यूएस की भी काफी लिप सर्विस है, मगर इससे पता चलता है, आपने जो बात किया कि भारत की नीति क्या रहेगी, हम तो बड़े स्पष्ट हैं। मुझे, अगर आप देखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ईरान जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यूएसए जीते। हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हम भारत है, भारतवासी है, हमें भारत के लिए फर्क पड़ता है। वी टॉक ऑफ इंडिया, और भारत का हित कहां पर है? आप मुझे कहिए, दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का व्यापार कौन करता है? यूएई, दुनिया का 25%। और क्या, आप मुझे बताइए, ये गल्फ के देश है, वहां पर आप तेल को छोड़ दीजिए, ऑयल तो उनका कमाई है, वो लोग सरवाइव कैसे करते हैं? उनकी डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स, खाना, उसका कितना हिस्सा भारत सप्लाई करता है? किसी को पता है? किसी ने आंकड़े निकाले?
70% खाना हम लोग देते हैं। और समझ लो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला और खाना भी दूसरी तरफ पहुंचना बंद हो गया, तो मरेगा कौन? मध्य पूर्व के देश। मुझे तो ये दिखता है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे तो ये दिखता है कम से कम आधे मध्य पूर्व के राष्ट्रों के ऊपर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उनके स्काइस में मुझे तो भारतीय एयरफोर्स दिखती है। भारत के असिस्ट किए हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स दिखते हैं। ये अभी कल का कल नहीं होगा, कोई ऐसा ना कह दे मुझे। इट विल टेक इट्स रेगुलर रूटीन टाइम। देखिए अभी अमेरिका के प्रेशर में आके यूएई ने रफाल लेने से मना कर दिया, बट द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनके सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पर से पता चलता है, वो लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। ये तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो तेल के पैसे के लिए और पर्सनल गेन्स के लिए यहां आके युद्ध कर रहा है। दैट डॉक्ट्रिन इज दे आर लुकिंग एट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो किसी को टांग नहीं अड़ाने देंगे, वो बहुत आक्रामक हो जाएंगे। तो यहां पर एक वैक्यूम बनने वाला है। मैंने शायद कहीं कहा भी था और आज फिर से कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब अगले 5-10 साल के अंदर यूरोप विल बी मिडिल ईस्ट एंड मिडिल ईस्ट विल बी अ यूरोप। माफ करना, जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपको यूएई के अंदर इंटर रिलीजियस एडेप्टेशंस मिलते हैं, टॉलरेंस मिलता है, जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया का एमबीएस धार्मिक सुधार लाना चाहते हैं, जिस प्रकार से अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल एंड सऊदी अरेबिया लुक आई टू आई, यूएई और इजराइल सोमालीलैंड के अंदर साथ में काम करते हैं, जहां पर भारत का बेस आएगा। तो मुझे तो यह दिखता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस इन द कमिंग डिकेड्स इन द मीडियम टर्म, इन द लॉन्ग टर्म, और उसके ऊपर से सर आप देखिए, अगर समझ लो ये सीज फायर परमानेंट हो गया, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज चालू रहा कम से कम 10 साल के लिए, 5 से 10 साल के लिए, कि ईरान फिर से अपनी स्ट्रेंथ वापस लाए, क्योंकि ईरान उनके तो किताब के पहले पन्ने पे ही लिखा है, इजराइल को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वो तो लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में अगर समझ लो 10 साल तक थोड़ी भी शांति चली और ये अपना आईमेक कॉरिडोर शुरू हो गया एक बार, तो सर इंडिया की इन्फ्लुएंस मध्य पूर्व के अंदर जो हमें देखने को मिलेगी ना, वो अनप्रेसिडेंटेड होगी। आज तो खाली हमारी डायस्पोरा वहां पर है, 90 लाख की डायस्पोरा वहां पर है, उनकी आबादी से 3 गुना लोग हमारे रहते हैं वहां पर, भारत के, और वो पाकिस्तानी वीजा बंद कर चुके हैं यूएई वाले। इस हकीकत को आप दरकिनार मत कीजिए। यूएई का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो डिस्ट्रक्शन ईरान अपना कर रहा है जी, क्योंकि 50% ईरान का 2 नंबरी व्यवहार दुबई से होता है सर। नहीं, ये तो हिमांशु जी, ये पूरा जैसे आपने कहा भी कि ये एक नया वेस्ट एशिया में वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्व कर रहा है। जब जयशंकर जी जा रहे हैं 2-4 दिन में ही मैंने देखा है, तो एक बारी वो हो आए तो वो आपसे डिस्कस जरूर करेंगे कि क्या अब ये नया इंडिया ने, और बहुत मेहनत करी है मोदी सरकार ने, कि जो सारे नेचुरल पाकिस्तान के दोस्त, अलाइज, अन्नदाता, जो मर्जी शब्द यूज कीजिए, उनको निकाल के भारत की तरफ लाने में, और वही चीजें अब पूरा नए वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि यूएस की प्रेजेंस कम होगी तो कोई तो नया आएगा ही, उसमें चाइना है, इंडिया है, रशिया है, वो सारी बातें जो हैं, पर वो अब एक नया दौर में हम जा रहे हैं। बट आज के लिए जो मुझे जरूरी भी था
ये डिस्कस करना कि पाकिस्तान का क्या रोल था, मुझे लगता है जिसने देखा वो समझ गया है कि भाई पाकिस्तान का रोल क्या था और भारत में जो खुशी मना रहे हैं उनकी समझदारी क्या है। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, अपने समय दिया और ये सारे टॉपिक को कवर किया। धन्यवाद जी। नमस्कार।